इंडिया, जो कि एक डाइवर्स नेशन है जहां हर धर्म के लोग रहते हैं, वहां कभी कभी देखा गया है कि रिलीजन के बेसिस पर उनमें लड़ाई भी हुई है। सिर्फ यही नहीं, हाल ही में कई कोर्ट केसेस ऐसे भी थे जहां हिंदू और मुस्लिम ग्रुप्स को प्लेस ऑफ वर्शिप या फिर लैंड के पीछे लड़ते हुए देखा गया था। हालांकि ये सिचुएशन काफी डिस्टर्बिंग है, लेकिन ऐसे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना तो कोर्ट का काम ही है। इन्हीं सब बातों के बीच में एक खबर जिसने एकदम से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है, वो यूनियन गवर्नमेंट द्वारा लाए जाने वाले न्यू बिल पर है। आपको बता दो कि यूनियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक नया बिल प्रपोज करने की तैयारी की है, जिसमें वक्फ एक्ट में कई महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स किए जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार क्या ही अमेंडमेंट्स यूनियन गवर्नमेंट कर देगी जिसकी वजह से माहौल इतना गर्म हो सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दो कि 1954 में वक्फ एक्ट पास किया गया था, जिसका उद्देश्य वक्फ प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट का था, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज को होल्ड करके उन्हें एक स्पेसिफिक फिलैंथ्रोपी के कन्फाइंड बेनिफिट के लिए प्रिजर्व करना और उन्हें किसी और मकसद से यूज करने से मना करना शामिल था। ये एक पब्लिक वेलफेयर और बेनेवोलेंट इंस्टीट्यूशंस बनाने के लक्ष्य से लाया गया था। लेकिन समय के साथ वक्फ बोर्ड की पावर इतनी बढ़ गई कि आज वो इंडियन आर्म फोर्सेस और रेलवेज के बाद देश के थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर्स बन गए हैं। सेक्शन 40 ऑफ द वक्फ एक्ट 1955 वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी एक्वायर्ड करने, नोटिस इशू करने और इंक्वायरी करने का अधिकार देता है, अगर उन्हें लगता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। ये बोर्ड इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करके ओनरशिप का फैसला कर सकता है। यूनियन गवर्नमेंट द्वारा लाए जाने वाले इस बिल का मकसद वक्फ बोर्ड्स की स्वीपिंग पावर्स पर रोक लगाना है, जिससे वो किसी भी जमीन को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर सकते हैं। सोर्सेज के मुताबिक इस बिल को यूनियन कैबिनेट ने फ्राइडे को अप्रूव कर दिया है और इसमें लगभग 40 अमेंडमेंट्स होने की संभावना है। वैसे तो ये इशू काफी टाइम से डिबेटेबल है, लेकिन इसने आग 2023 में पकड़ी जब जून 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर को नोटिस इशू किया था कि नेशनल कैपिटल की 123 प्रॉपर्टीज पर जो अनलॉफुल तरीके से वक्फ प्रॉपर्टीज के रूप में क्लेम किया जा रहा है, ये प्रॉपर्टीज उन लैंड पार्सल्स का हिस्सा है जो कांग्रेस पार्टी ने 2014 में दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिए थे, जिसकी वजह से हिंदूज ने लैंड का लॉस झेला। इस नए बिल के मेजर अमेंडमेंट्स में वक्फ बोर्ड्स की रिस्ट्रक्चरिंग, बोर्ड्स की कॉम्पोजिशन को बदलना और लैंड वेरिफिकेशन को इंश्योर करना शामिल है। बिल सेक्शन 9 और सेक्शन 14 ऑफ द वक्फ एक्ट को अमेंड करने की बात करता है, ताकि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया जा सके। आपको कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह डिस्प्यूट तो याद ही होगा, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह डिस्प्यूट का मुद्दा भी उठाया गया था, तो हिंदू साइड के लॉयर रीना एन सिंह ने कहा था कि वक्फ बोर्ड का नेचर ही इनक्रोच करना और किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ एसेट्स डिक्लेयर करना है। उन्होंने कहा था कि ये प्रैक्टिस अलाउड नहीं होनी चाहिए। आपको बता दो कि इस प्ली में शाही ईदगाह मॉस्क को कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल के पास रिमूव करने की मांग की गई थी। ये केस जस्टिस मयंक कुमार जैन के सामने सुना जा रहा है। हिंदू साइड का कहना है कि 1968 में किए गए कॉम्प्रोमाइज के बाद प्रॉपर्टी वक्फ बन गई है, लेकिन इस कॉम्प्रोमाइज में डाइटी, जो प्रॉपर्टी का मालिक है, पार्टी नहीं था। मई 2, 2024 को हिंदू साइड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहा था कि टेम्पल एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंडर गवर्न होना चाहिए। जानकारी के लिए बता दो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को मुस्लिम साइड की प्लीज को रिजेक्ट कर दिया है, जो सूट की मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज कर रहा था। जस्टिस मयंक कुमार जैन ने कहा कि सारी 18 सूट्स मेंटेनेबल है। ऐसी ही एक और वाइसराय होटल्स लिमिटेड और तेलंगाना वक्फ बोर्ड डिस्प्यूट में अप्रैल 2024 में तेलंगाना हाई कोर्ट ने वाइसराय होटल्स लिमिटेड के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला दिया था। उनके तेलंगाना वक्फ बोर्ड के साथ चल रहे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में कोर्ट ने कहा कि रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल वक्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स पर भी लागू होता है, जो बोर्ड को एक सेटल्ड इशू को दोबारा लिटिगेट करने से रोकता है। ऐसे ही कुछ और हिस्टोरिकल केसेस में अयोध्या केस शामिल है। अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में भी वक्फ बोर्ड के क्लेम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपने फैसले में कहा था कि मस्जिद इलीगल रूप से बनाई गई थी और हिंदूज को डिस्प्यूटेड लैंड का ओनरशिप दिया गया। इस केस ने वक्फ एक्ट के प्रोविजंस और वक्फ बोर्ड की पावर्स पर भी सवाल उठाए थे। कर्नाटका हाई कोर्ट ने 2012 में एक केस में कहा था कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी विशाल पावर्स हैं जो किसी भी दूसरे ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये पावर्स बिना किसी चेक्स और बैलेंसेस के दी गई हैं, जो किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में ठीक नहीं है। सिर्फ कोर्ट ही नहीं, रिनाउंड लॉयर हरीश साल्वे ने एक दौरान कहा था कि वक्फ एक्ट एक ऐसा अधिकार प्रदान करता है जो किसी भी सेक्युलर डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। उन्होंने आर्ग्यू किया था कि इस लॉ को रिपील या सिग्निफिकेंटली अमेंड करना जरूरी है, ताकि सभी रिलीजियस ग्रुप्स को समान अधिकार मिल सके। लेकिन वहीं दूसरी ओर AIMIM के लीडर असानुद्दीन ओवैसी ने इस एक्ट को सपोर्ट करते हुए कहा है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए वक्फ एक्ट होना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस लॉ के बिना
कई हिस्टोरिकल और रिलीजियस सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज का कन्वर्जन मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दूं कि वक्फ एक्ट में प्रपोज अमेंडमेंट्स को लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। एक तरफ ये अमेंडमेंट्स एक जरूरी कदम हो सकता है ताकि वक्फ बोर्ड्स की पावर्स को चेक किया जा सके और एक फेयर और बैलेंस अप्रोच को इंश्योर किया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस बिल की इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो लीगल और सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उन्हें ध्यान में रखा जाए। पहला, बैलेंस ऑफ पावर्स। वक्फ बोर्ड्स को अपनी प्रॉपर्टीज की रक्षा करने के लिए अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन बिना किसी चेक और बैलेंसेस के इतने अधिकार देना भी ठीक नहीं है। इस बिल के अमेंडमेंट्स अगर वक्फ बोर्ड्स की स्वीपिंग पावर्स को लिमिट करते हैं तो ये एक पॉजिटिव स्टेप होगा, लेकिन इससे ये इंश्योर करना भी जरूरी है कि जेन्युइन वक्फ प्रॉपर्टीज का प्रोटेक्शन भी हो। सेकेंड है लीगल प्रेसिडेंट्स। केस जैसे कि अयोध्या, कृष्ण जन्मभूमि, शाही ईदगाह डिस्प्यूट और वाइसराय होटल्स लिमिटेड केस दिखाते हैं कि वक्फ बोर्ड्स का अधिकारों का मिसयूज भी हो सकता है। कोर्ट ने कई बार कहा है कि वक्फ बोर्ड्स अपनी पावर्स को मिसयूज करते हैं और प्रॉपर्टीज को इलीगल तरीके से एक्वायर करते हैं। इस बिल के अमेंडमेंट्स ये सब ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए जाने चाहिए। तीसरा है कम्युनिटी सेंटिमेंट्स। वक्फ एक्ट एक सेंसिटिव इशू है जो एक स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ है। असानुद्दीन ओवैसी जैसे लीडर्स ने इस लॉ को रिपील करने या सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट करने का विरोध किया है ताकि वक्फ प्रॉपर्टीज की प्रोटेक्शन बनी रहे। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना होगा कि इस बिल की इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कम्युनल हार्मनी बनी रहे। चौथा है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। अगर वक्फ बोर्ड्स की पावर्स को लिमिट किया जा रहा है तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना भी जरूरी है। प्रपोज अमेंडमेंट्स में लैंड वेरिफिकेशन प्रोसेस को इंक्लूड करना एक अच्छा स्टेप है, लेकिन इसे एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही जरूरी है। लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना और पब्लिक डोमेन में अवेलेबल करना एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। अंत में वक्फ एक्ट में प्रपोज अमेंडमेंट्स एक जरूरी कदम हो सकते हैं ताकि वक्फ बोर्ड्स की पावर्स को चेक किया जा सके और एक फेयर और बैलेंस अप्रोच को इंश्योर किया जा सके। लेकिन इसी के साथ ही इस पर विवाद भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग इसे एक कम्युनिटी के अधिकारों पर हमला मान सकते हैं। पास्ट केसेस और लीडर्स के रिमार्क्स ये दिखाते हैं कि ये इशू कितना कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल है। क्या ये बिल एक बैलेंस सॉल्यूशन प्रदान करेगा या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। गवर्नमेंट को इस बिल को इम्प्लीमेंट करते वक्त लीगल, सोशल और कम्युनल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना होगा ताकि सभी पार्टीज के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके और कम्युनल हार्मनी बनी रहे। आपका इस खबर को सुनकर क्या रिएक्शन है, हमें कमेंट्स में बताएं एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।